नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों हम बात करेंगे आपके सीडीपी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। और इसके पहले भी ऑलरेडी हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, 3 प्रैक्टिस सेट, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। और प्रत्येक जो प्रैक्टिस सेट रहता है, समस्त सिलेबस का निचोड़ आपके 30 प्रश्न रहता है और सारे संभावित प्रश्न रहते हैं। और इन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। और अंत में आपको बताना भी है कि 30 में से आपका स्कोर कितना का है और आपका इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस में कितने आपके सही हो रहे हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा, जिसमें से पहला प्रश्न ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं होता, यानी ऐसा परामर्श बताना जो एक तत्व आपका ना होता हो। वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास या संप्रेषण। देखिए ऐसा परामर्श जो एक तत्व ना हो। देखिए संप्रेषण, विश्वास, साक्षात्कार, ये तीनों ऐसे परामर्श है जो एक तत्व होते हैं, लेकिन जो वृत्तिक वृद्धि होती है यह आपका ऐसा परामर्श है जो एक तत्व नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ चुके हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में बल आना। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि CWSN का अर्थ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका CWSN इसका अर्थ पूछा जा रहा है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले व्यक्तियों की बात करेंगे। CWSN का अर्थ भी हम बताएंगे, पहले आपका आंसर और फीडबैक जान लेते हैं। तो CWS का अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, CWSN। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। क्या होगा, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का होता है और सिलेक्शन के लिए, क्वालिफाइड के लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इकाई योजना उपागम मनोविज्ञान के कौन से सिद्धांत पर आधारित होते हैं। प्रश्न सिंपल है लेकिन उत्तर थोड़ा कठिन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे इकाई योजना उपागम की बात कर रहे हैं। इकाई योजना उपागम में इनमें से कौन सा सिद्धांत जो आधारित है, जो इकाई योजना उपागम से संबंधित है। सततता के सिद्धांत की बात करेंगे, प्रक्रिया तार्किक क्रम सिद्धांत की बात करेंगे, पूर्ण आकार सिद्धांत की बात करेंगे या अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, राइट आंसर आ चुका है। इकाई योजना उपागम में मनोविज्ञान जो जिस सिद्धांत पर आधारित होता है वह कहलाता है सततता का सिद्धांत। क्या होगा, सततता का सिद्धांत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इकाई योजना उपागम के प्रवर्तक दोस्तों कौन है। मॉरिसन, हार्वर्ड, किलपर्टिक या जॉन डेवी, सभी बताइएगा। जी हाँ, इकाई योजना उपागम के प्रवर्तक पूछा जा रहा है और आपको कमेंट करके बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मॉरिसन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझना है और सभी को फीडबैक करना है, प्रत्येक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड टीचर्स। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने जो है प्रस्तावित किया था। क्या आपके भाई कोहलर हैं, हल हैं, केंडलर है या व्रिक की बात करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ होगा, जो आपका आंसर है, राइट आंसर आपको नीचे जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, जो भी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका सही होगा, या आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तावित जिसने किया है वह कोई नहीं, आपके प्रोफेसर हल की बात कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया था और हल को सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आए तार्किक निगमनात्मक विधि या परिकल्पित निगमनात्मक विधि, तब भी आपको क्लार्क हल के ऑप्शन को कलेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है साथियों, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और प्रत्येक टीटी शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछा जाता है।
तो किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक या प्रतिपादक आपके कुक हैं, फ्रोवेल है, मॉन्टेसरी है या डाल्टन है। चारों ऐसे मनोवैज्ञानिक है या 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन मनोवैज्ञानिकों का डिटेल से आगे क्लास में हम चर्चा भी करेंगे, डिटेल से इनके प्रश्न भी जानेंगे। तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं आपके फ्रोवेल की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? किंडरगार्टन का अर्थ ही होता है बच्चों का उद्यान। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, सिंपल साधारण से प्रश्न होते हैं, लेकिन अक्सर कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उस समय माइंड हमारा जो है कहीं कुछ और सोच रहा होता है, इसलिए सही आंसर नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं। निम्नलिखित में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? दंड का भय होता है, पुरस्कार का प्रलोभन होता है, यह बताना कि प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, या बच्चों के अनुभवों की बात करेंगे। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से आप सभी के लिए संभावित प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका यहाँ पे पूछा जा रहा है और तरीका यही हो सकता है कि यह बताना कि यह प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के। दोस्तों कौन सा व्यवहार है जो किशोरावस्था का लक्षण है? ऑप्शंस को देखते हुए आपको बताना है। ऐसा व्यवहार जो किशोरावस्था का लक्षण हो, क्या वह आपका नकारात्मक व्यवहार है, दिवास्वप्न देखना, समलैंगिक मंत्री की बात करेंगे या बहिर्मुखी की बात करेंगे? अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये भी एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार जो किशोरावस्था का लक्षण हो वह कहलाता है दिवास्वप्न देखना। किशोरावस्था की जो एज होती 12 से लेकर 18 वर्षों तक होती है। इसे हम भटकने की अवस्था भी कई मनोवैज्ञानिकों ने हमें माना भी है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के। दोस्तों कौन सा द्विभाषा विधि से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, द्विभाषा विधि यहाँ पे दी गई है, ठीक है। द्विभाषा विधि अध्यापक द्वारा मातृभाषा का संयमित और व्यवस्थित उपयोग करना, भाषा सीखने में लिखने या पढ़ने का सर्वप्रथम परिचय देना, लिखने या बोलने का एकीकरण, या शिक्षक एवं विद्यार्थी के अलगाव की बात करेंगे। देखिए आप जानते हैं कि द्विभाषा विधि की अगर बात हो रही है, द्विभाषा विधि की चर्चा हो रही है, इससे संबंधित बात की जा रही है, तो अध्यापक द्वारा मातृभाषा का संयमित और व्यवस्थित उपयोग करना होगा, भाषा को सीखने में लिखने पढ़ने का सर्वप्रथम परिचय देना होगा, लिखने और बोलने का एकीकरण होगा, लेकिन शिक्षक एवं विद्यार्थी का अलगाव जो शब्द है, अलगाव मतलब होता है अलग, तो ये आपका पेडागॉजी में नेगेटिव शब्द है। नेगेटिव शब्दों वर्णों को पहचानना है और अपने स्कोर को बेटर करना है, अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा पूछा गया है कि जो एक उपक्रम या सीखने के क्रम में शामिल नहीं है। देखिए अभिज्ञान आपका सीखने के क्रम या उपक्रम में शामिल होता है, पुनरावृत्ति भी शामिल होता है, ज्ञान शामिल होता है, लेकिन जो पुनर्निर्माण होता है यह उपक्रम सीखने के क्रम में शामिल नहीं होता। पुनर्निर्माण अभिज्ञान होगा, पुनरावृत्ति होगा, ज्ञान होगा। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और आपका प्रत्येक कमेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो आपको कमेंट करते जाना है, फीडबैक करते जाना है और जो भी आपका राय है, जो भी आपका सटीक आंसर है, हमें शेयर करते जाना है। दोस्तों पढ़ने की गति बढ़ाने से कौन सा संबंधित है? अब देखिए पढ़ने के गति से संबंधित यहाँ पे पूछा गया है। यह निश्चित हो कि मौन वाचन है, एक एक शब्द को ना पढ़कर शब्दों के समूह को पढ़ना, जब आंखें पढ़ने के लिए बाएं से दाएं घूम रही हों तो सिर स्थिर होना चाहिए, या कह सकते हैं कि मौन वाचन के दौरान जीभ व होठों को स्थिर रखना। अब प्रश्न को समझिए, प्रश्न कह क्या रहा है? प्रश्न आपका कह रहा है कि पढ़ने की गति बढ़ाने से कौन सा संबंधित है? पढ़ने की गति, तो मौन वाचन के दौरान जीभ व होठों को स्थिरता। अगर आप मौन वाचन कर रहे हैं तो जीभ और होठ में आपकी स्थिरता होनी चाहिए, यह होगा सटीक आंसर। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, इसी तरह समझते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा, तैयारी को मजबूत करते जाइएगा, क्योंकि इस बार दोस्तों टीटी एग्जाम को फतेह करना है। दोस्तों प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? अब यहाँ पे हमें समझना क्या है कि आंतरिक अभिप्रेरणा पूछी गई, आंतरिक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, पढ़ना क्योंकि इससे आपके पिताजी खुश होंगे, एक कहानी की पुस्तक पढ़ना जो कि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है, या एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे आपको पुरस्कार मिलेगा।
देखिए आंतरिक प्रेरणा किस ऑप्शन से मिल सकती है? आंतरिक अभिप्रेरणा हमें किस ऑप्शन से मिल रही है कि एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, जो कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है, ये होगा आंतरिक अभिप्रेरणा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है? अब देखिए किस दृष्टि से देखना है, तुलनात्मक दृष्टि से हमें देखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र कौन सा है। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत या उपलब्धि प्रेरणा के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार पर। तो इनमें से तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा में मनोविज्ञान का जो नया क्षेत्र है वह है उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सारे पीडीएफ फाइल नोट्स फ्री में आपको प्राप्त करना है तो आज ही टेलीग्राम चैनल ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? जी हाँ, हिंदी में किन बच्चों के लिए? जो बच्चे 12 से 16 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, इन बच्चों को डॉक्टर एस जलोटा ने जिस परीक्षण का प्रतिपादन किया है वह साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो ऐसा क्या होगा? क्या वह बच्चा मंदबुद्धि का है? क्या वह बच्चा जो है धीमी गति से सीखने वाला है? क्या वह बच्चा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है? क्या वह बच्चा मूढ़ है? आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? सभी लोग सटीक आंसर, सटीक जवाब देना है। देखिए कोई भी बच्चा जिस उपलब्धि, अगर 6ठी कक्षा का बच्चा है, 6 क्लास का स्टूडेंट है, तो 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम अगर रह रही है तो उसका मेन है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बच्चा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से। दोस्तों रेखी अभिक्रमित अन्वेषण के प्रवर्तक कौन थे? एन.ए. क्राउडर, जे.बी. वाटसन, सी स्किनर या बी.एफ. स्किनर की बात करेंगे। देखिए जब भी एग्जाम में आपके रेखी अभिक्रमित अन्वेषण का जिक्र होगा, एक ही ऑप्शन का सटीक आंसर आपको करना है और वह ऑप्शन है आपका बी.एफ. स्किनर इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से आप लोगों को फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमें शेयर करके बताना है कि 30 में से आपके जवाब कितने सही आ रहे हैं। पाठ्य योजना का मुख्य बिंदु क्या होता है? प्रस्तावना होता है, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री होता है या प्रस्तुतिकरण होता है? तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, भली बात ही समझते हैं कि पाठ्य योजना का मुख्य जो बिंदु होगा वह हमारा कौन सा हो सकता है? वह हो सकता है विशिष्ट उद्देश्य। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न और भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है ये जानते हैं। परीक्षा प्रतिमान पर आधारित विधि कौन सी है? परीक्षा प्रतिमान याद रखिएगा, अपने माइंड की मेमोरी में सेव करते जाइएगा, क्योंकि यही एग्जाम टाइम में आपके साथ रहेगा। परीक्षा प्रतिमान पर आधारित विधि क्या आपकी प्रयोजना विधि है, प्रयोगशाला है, समस्या समाधान है या आगमन निगमन विधि की बात कर रहे हैं? देखिए परीक्षा प्रतिमान पर आधारित विधि जो हमारी कहलाती है वह कहलाती है प्रयोजना विधि। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ चुके हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों शिक्षण में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। अब आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है, तो आपके लिए अच्छा बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। आप ही बताइए, आप एक शिक्षक के रूप में आप किसको ध्यान रखेंगे शिक्षण में? जब आप शिक्षण की प्रक्रिया कर रहे हो, पाठ्यक्रम का ध्यान रखेंगे, व्यवहारगत उद्देश्यों का, छात्रों के स्तर का या शिक्षण विधियों का ध्यान रखेंगे? आप स्वयं सोचिए, आप कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो शिक्षण की प्रक्रिया आपकी चालू है, तो उस पर किस पर आप लोग फोकस करेंगे? वह होगा व्यवहारगत उद्देश्यों का। जी हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे सटीक आंसर आप लोगों को हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। आइए बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि विद्यार्थी रचना द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रयोगशाला विधि से, समस्या समाधान विधि से, व्याख्यान विधि से, प्रोजेक्ट विधि से। देखिए विद्यार्थी, अगर यहाँ पर रचना शब्द दे दिया गया और भी स्थायी ज्ञान प्राप्त करना है तो यही हमारा आंसर क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि रचना हम कहाँ कर सकते हैं, क्रिएटिविटी हम कहाँ कर सकते हैं? प्रयोगशाला में कर सकते हैं। तो प्रयोगशाला विधि द्वारा जो है विद्यार्थी रचना द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। किसके द्वारा? प्रयोगशाला विधि द्वारा। आइए बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
दोस्तों माध्यमिक स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम सिफारिश किसने की? आपके मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे। तो माध्यमिक स्तर की बात करेंगे, 6 to 8 क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं, कक्षा की बात कर रहे हैं। इस पर प्रयोगशाला स्थापित करने के हेतु सर्वप्रथम जिसने सिफारिश की वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो है सिफारिश की थी। अगला प्रश्न आइए समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम को पढ़ने का उपयुक्त विधि कौन सी होगी? ह्यूरिस्टिक, प्रयोगशाला, प्रदर्शन या व्याख्यान विधि? सभी लोग बताइए, ध्यानपूर्वक समझिए पहले प्रश्न को, इसके बाद फीडबैक करना है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को पढ़ना है, उसके लिए उपयुक्त विधि हमारी ह्यूरिस्टिक विधि इज द राइट आंसर। और चारों विधियों को आपको पढ़ना है। जी हाँ, ह्यूरिस्टिक, प्रयोगशाला, प्रदर्शन, व्याख्यान। एग्जाम को जो आपको चारों विधियों को अच्छे तरीके से रीड करना है, माइंड की मेमोरी में सेव करते जाना है। आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं जो बच्चों को सीखने के लिए अभिवृद्ध करने हेतु काम में ली जाती हैं? वह आत्मरक्षा है, पुतेषणा है, जिज्ञासा है या पलायन है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए। देखिए, ऐसी मूल प्रवृत्तियाँ जो बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करें और इस काम में ली जाती हों, वह आप हमारा कौन सा कहला जाएगा? जिज्ञासा। बी ऑप्शन जो दिया गया है थर्ड ऑप्शन में। ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं तो ऑप्शन को नहीं ध्यान देखना है, हमें राइट आंसर देखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हो जाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कोहलर की बात आती है तो एक ही जवाब आएगा और वह होगा अधिगम का सिद्धांत, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रत्येक कमेंट को यहाँ पे स्वागत अभिनंदन है। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है? श्यामपट्ट कौशल में, प्रश्न कौशल में, प्रस्तावना कौशल में या प्रवाह कौशल में किया जाता है? देखिए, ज्ञात से अज्ञात की बात कर रहे हैं और इस सूत्र के प्रयोग की बात कर रहे हैं तो आपका होगा प्रस्तावना कौशल इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला, पाठ योजना का निर्माण किया जाता है मूल्यांकन के लिए, उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण के लिए, नव पद्धति प्रयोग के लिए या पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो पाठ योजना का निर्माण किस लिए किया जाता है? उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस दिया गए हैं कि प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं होता है? देखिए, प्रत्यक्ष विधि में आपका व्याकरण शिक्षण होता है, पुस्तक का प्रयोग होता है, दृश्य संसाधनों का प्रयोग होता है, लेकिन मातृभाषा का प्रयोग जो है प्रत्यक्ष विधि में नहीं होता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना है आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ बात कर लेते हैं। दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ होता है? विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए, प्रवृत्ति को रोचक बनाना चाहिए, विद्यार्थियों को बार बार प्रश्न करने देना चाहिए। तो इस पर हम ध्यान दें कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जिक्र हुआ है तो शिक्षकों के लिए जो निहितार्थ हमारा हो सकता है कि उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए। जो उचित व्यवहार हो उसको पुनर्बलन यानी दोहराया जाए, उस पर ज़्यादा बल दिया जाए, दोबारा उस पर बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए, नॉलेजेबल उसको बनाया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? देखिए, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति इसको तो लिया जाना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाना ये भी है, बच्चों को अनुभवों से जोड़ना ये भी है। डी ऑप्शन कह रहा है पुरस्कार, तो पुरस्कार को कम लीजिए। जी हाँ, पुरस्कार उतना नहीं इफेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन बच्चों को अनुभव से जोड़ना, प्रवृत्ति का रोचक बनाना, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, ये ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं अभिप्रेरित करने के लिए। और CDP का 30वां अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा का गिरता स्तर, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन या शैक्षिक पिछड़ेपन की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं इनमें से ऐसी जो समस्या जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है वह है शैक्षिक पिछड़ापन, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यार दोस्तों, CDP का हमने टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी सिलेबस से 30 क्वेश्चन को सेलेक्ट किए गए हैं। इसी तरह हमारे प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलती रहेगी। 2 क्लासेज आपकी होती है, एक होता है 11:30 में जो कि EVS की क्लास होती है, और जो 7 PM to 7:30 हमारी CDP यानी बाल विकास की क्लास होती है। तो ये 2 क्लासेज आपकी फिक्स हो चुकी है, सभी लोगों को ज्वाइन करना है, प्रिपरेशन को मजबूत करना है इस बार।
DT एग्जाम को फतेह करना है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।